गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत के जल संसाधनों के इस अगले चरण में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। देखिएगा, जल संसाधन जिनमें दो हिस्से हमने देखे थे, सरफेशियल वाटर और सब सरफेस यानी अधिभौम जल। धरातलीय जल में अगर रिवर और स्ट्रीम्स हमने देखी थी तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बहुउद्देशीय वो परियोजनाएं जिनके द्वारा बहुत से उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद आत्मनिर्भर होने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए भारत में सुनियोजित विकास प्रारंभ हुआ और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंध हो रहा था। और इन नदी घाटी परियोजनाओं को नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नाम दिया गया। इन उद्देश्यों में सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, वन रोपण, मृदा संरक्षण, मत्स्य पालन, बहुत से ऐसे उद्देश्य थे जिनका निस्तारण इनके द्वारा किया गया। कुछ केंद्रीय सरकार के अधीन थे तो कुछ राज्य सरकार के अधीन। अगर इसको देखा जाए तो ये कोई नवीन विचारधारा नहीं थी। ये प्राचीन समय में भी ग्रांड एनीकट कई अलग रूपों में देखने को मिली थी। चोल डायनेस्टी जो हुई है उसमें कल्लानाई जो करिकरन किंग थे, उन्होंने ग्रेट एनीकट का निर्माण करवाया था जिसे कल्लिनाई नाम दिया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य कावेरी का वाटर डाइवर्ट करना तंजौर डेल्टा से, जिससे कि वहां पर सिंचाई का कार्य किया जा सके। तो ये जो स्थिति है वो कोई बहुत नवीन विचारधारा नहीं है, प्राचीन समय से भी जल संसाधन की टेक्निक्स के अंतर्गत ये आती है। इसमें जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये बताता है कि ये देखिए आप, अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर। जो बहता हुआ जल है, नदी है, उसमें एक डैम बनाया जाता है एक बैरियर के रूप में बहते हुए जल के लिए, जो कि वाटर के फ्लो को रोकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए आप कि ये रिवर है, रिवर का पार्ट है और इसमें इसका नेचुरल फ्लो है। इसको रोकने के लिए एक रिजर्वॉयर, एक बैरियर बनाया गया है। सरप्लस वाटर फ्लोज आउट ओवर स्पिलवेज, और स्पिलवेज जो ये देखिए आप, इस स्पिलवेज देख रहे हैं आप, इनके द्वारा सरप्लस वाटर जाता है। और इसके अलावा जो रेडियल गेट्स होते हैं, ये रेडियल गेट्स जो यहाँ पर बने हुए हैं, ये वाटर के फ्लो को, मुख्य रूप से उसके फ्लो को, उसकी तीव्रता को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। यह पावर हाउस जो कि टरबाइंस यहाँ पर लगे हैं जिनके द्वारा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और इनके द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइंस के जरिए जो हम कह सकते हैं कि जो बिजली है उसकी सप्लाई की जाती है। इसके अलावा जो रिजर्वॉयर है यहाँ पर, जो डैम है, एक्वाटिक लाइफ के लिए हम कह सकते हैं उसका यूटिलाइजेशन होता है। और इसके अलावा इरिगेशन के लिए कई जो कैनाल्स बनाई गई हैं उनके जरिए इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डैम्स के कई प्रकार के क्लासिफिकेशन हैं। जो डैम्स हमने पहले देखे थे उसे क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। साइज के आधार पर उनका लार्ज, मेजर डैम्स, लार्ज डैम्स 15 मीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं और मेजर डैम्स 150 मीटर तक हाइट में होते हैं। इसके अलावा लो, मीडियम और हाई भी क्लासिफिकेशन होते हैं। मटेरियल के बेस पर भी होते हैं, टिम्बर का बना हुआ, आर्च, ग्रेविटी डैम्स, एम्बार्कमेंट, ये अलग अलग प्रकार हैं। और इनका पर्पस के बेस पर इनका सिर्फ डाइवर्जन है, पानी को डाइवर्ट करना है, ड्राई रखना है डैम्स को, तो इनके अलग अलग पर्पस भी हो सकते हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो इनके अलग अलग उद्देश्य, जैसे भाखड़ा नागल जो डैम है उसका उद्देश्य पावर की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भाखड़ा नागल, दामोदर वैली जिसमें 1181 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, नागार्जुन सागर 815.6 मेगावाट, कोयना 1920 मेगावाट का यहाँ पर देखने को मिलता है।
इसके अलावा अगर गोविंद सागर, यहाँ पर भाखड़ा नागल, टिहरी, दामोदर वैली, फरक्का बैराज, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, कृष्णा रिवर पर बना हुआ, कोयना और सरदार सरोवर नर्मदा पर बना हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सुर्खियों में रहा, बहुत चर्चा में रहा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इरिगेशन पर्पज से सरदार सरोवर और भाखड़ा नागल भी 10 मिलियन एकर्स पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में इसका लाभ, इसके जल का लाभ मिल रहा है। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए कृष्णा और टिहरी, कृष्णा रिवर पर बना हुआ नागार्जुन और टिहरी जो डैम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 270 मिलियन गैलन्स का ड्रिंकिंग वाटर पर डे इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, जो दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है वहां पर पीने का पानी सप्लाई होता है। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल के लिए हीराकुंड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि महानदी पर बना है और लोअर डेल्टा रीजन में जो महानदी में कई बार फ्लड्स देखने को मिलते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया है। फरक्का डैम्स, इनलैंड नेविगेशन जिनकी बात हमने की उनमें फरक्का डैम्स है, ये गंगा के पानी को हुगली में डाइवर्ट करता है ड्राई सीजन में, और जो एक्यूमुलेटेड सिल्ट है यानी जो गाद इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण वो बहुत छिछला हो जाता है, उसको फ्लश आउट करने का काम करता है, हटाने का काम करता है, और इसकी वजह से नेविगेशन, नौगम्यता बहुत सहजता से बनी रहती है हुगली से कहाँ तक, कोलकाता तक। ये बहुत महत्वपूर्ण नेविगेशन का एक उदाहरण कहा जा सकता है। इसके अलावा रिक्रिएशन के लिए गोविंद सागर है, यहाँ पर वाटर स्कीइंग, सेलिंग, कयाकिंग, जो अलग अलग प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिश ब्रीडिंग के लिए गोविंद सागर है, 51 स्पीशीज और सब स्पीशीज फिश की यहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है। ये जो पिछले उसमें भी देखा था हमने रिवर और डैम्स, इनका भी आप, जो मैंने आपको कहा, अलग से मैप बना लीजिएगा। देखिए मॉडर्न इंडिया के लिए निश्चित रूप से इन्हें टेम्पल्स का नाम दिया गया, यानी कि जो नवीन भारत था, इंडिपेंडेंस की भारत बाद का, एक स्वतंत्रता के बाद का आत्मनिर्भर भारत जो था, उसके लिए ये एक मंदिर थे, बड़े डैम्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। हाइड्रो पावर मिलती है इससे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लाइवलीहुड फिशिंग के लिए, वाटर सप्लाई टू इंडस्ट्रीज, टू डोमेस्टिक एरिया, डोमेस्टिक ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज को पानी मिलता है प्रोडक्शन के लिए, इरिगेशन के लिए, इनलैंड जैसा कि हमने देखा नेविगेशन, फ्लड कंट्रोल का काम करते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह, अब जो बड़े बड़े रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपको पता हो, टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट जो अमेरिका का है, उसके ऊपर सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लगा बड़े बड़े मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में। वो क्यों लगा, क्यों नर्मदा पर बने नर्मदा जो प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर परियोजना, उसके ऊपर इतने सालों तक मेधा पाटकर का भी आंदोलन चला। तो कई ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का विरोध होता रहा है। ये क्यों हुआ, कई सोशल एक्टिविस्ट इसका विरोध करते रहे हैं। इससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। देखिए क्या होता है कि जब बहुत बड़े दायरे में, रिवर आपको पता है कि एक फ्लो में बहती है, चैनलाइज्ड होती है, जब पानी को एक दायरे में कैद किया जाता है तो डेफिनेटली उसका जो एरिया है, उसकी जो परिधि है वो बहुत बड़ी होती है। इसकी वजह से जो आसपास की बायोडाइवर्सिटी होती है वो सारा डूब क्षेत्र कहलाता है, उसके अंदर आ जाती है, तो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। इसके अलावा लाइवलीहुड, आसपास के जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनके न केवल सेटलमेंट्स, अधिवास डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, उनकी लाइवलीहुड भी, उनकी आजीविका भी प्रभावित होती है। इसके अलावा लोकल ट्राइब्स, जो स्थानीय निवासी हैं, उन्हें उस एरिया को छोड़कर, क्योंकि डूब क्षेत्र में आने के कारण उस एरिया को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स अगर वहाँ कोई हैं तो वो भी निस्से नाबूद हो जाती हैं, पानी के अंदर आ जाती हैं। एवेपोरेशन, ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि पानी का एक बहुत बड़ा स्टोरेज, जितना बड़ा स्टोरेज होगा उतना ज़्यादा एवेपोरेशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होंगी, उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का एस्पेक्ट इफेक्टिव होगा, उतनी ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो होगी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इकोसिस्टम, ये सारी बातें हमने कंपाइल्ड होकर के देखा
रिजर्वॉयर सेडिमेंटेशन होता है। देखिए क्या होता है कि ये अगर हम इसको देखें ज़रा, एक एक स्लाइड को अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो इसमें रिवर इकोसिस्टम इम्पैक्ट होता है, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो रही है, नेचुरल डाइवर्सिटी कम हो रही है, और नेचुरल फ्लडिंग जो हो रही है उसके कारण जो रिवर बैंक्स हैं वो प्रभावित होते हैं, जो किनारे हैं, नेचुरल किनारे हैं। रिजर्वॉयर सेडिमेंटेशन यानी लंबे समय तक जब इस प्रकार के डैम बने रहते हैं तो नीचे सेडिमेंटेशन होता है, अवसादीकरण होता है, वो छिछले होते चले जाते हैं, जिसके कारण रिवर का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है और रिजर्वायर की स्टोरेज कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होती है, पावर जनरेशन भी कम होता है। इसके अलावा जो डाउन स्ट्रीम इरोजन यानी लंबवत इरोजन है वो भी लेसर, मतलब जब सेडिमेंटेशन कम होते हैं तो डाउन स्ट्रीम पहुंचता है, वो नीचे की ओर पहुंचता है, और रिवर बेड और शोर इरोजन जो है वो बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और इसके अलग वाटर डिस्प्यूट्स भी, जितने बड़े डैम्स हैं, आपने कावेरी जल विवाद के बारे में सुना है आपने, तो कई ऐसे जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका इंटरस्टेट्स डिस्प्यूट्स हैं, आंध्र प्रदेश कर्नाटका और तमिलनाडु, तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो आपस के स्टेट्स की हार्मनी, जो उनका सौहार्द है, उसे भी प्रभावित करते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स फेवरेबल हैं, आज एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इनके प्रॉस एंड कॉन्स, इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को देखते हुए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, क्या ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं सार्थक हैं अथवा नहीं। ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण रख सकते हैं। और इसका उपाय अगर कंक्लूड करा जाए इस आंसर को, तो कंक्लूड इस तरह से किया जा सकता है कि निश्चित ही बहुत बड़ा बजट लगता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में। आज के संदर्भ में अगर बात किया जाए, वर्तमान परिदृश्य में बात किया जाए, तो हजारों करोड़ रुपए इसके कंस्ट्रक्शन में, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में लगते हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट मैनेज करने के बजाय कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिससे न पानी का रिजर्वॉयर बहुत बड़ा हो, न उधर के लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जिसकी वजह से भूकंप आए, या सेडिमेंटेशन हो, या वहाँ के शरणार्थी, वहाँ के जो लोकल हैबिटेंट्स हैं वो जाने को वहाँ से मजबूर हो जाएं, डिसेटल्ड हो जाएं, वहाँ कहीं और जाएं, अपनी आजीविका नए सिरे से ढूंढें, अपना घर नए सिरे से बनाएं। इसकी बजाय बेहतर होगा छोटे छोटे एनिकट्स या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, जो कि न ज़्यादा बजट कंज्यूम करें और न ही सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से नुकसानदायक हो। दैट कैन बी द सोल्यूशन। यही एकमात्र समाधान हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी के जिस स्टेज पर हम, जिस अर्थव्यवस्था के जिस स्टेज पर हैं, जहां पर हम खड़े हैं, वहां से इसे बैकआउट करना, पानी को, वाटर रिसोर्स को पूरी तरह बह जाने देना, रन ऑफ हो जाने देना भी कहीं विवेकशीलता नहीं है। पानी का यूटिलाइजेशन तो करना होगा, लेकिन उसे एक सीमा में छोटे छोटे एनिकट्स बनाकर, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर, उन्हें उस पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना ही इसका तरीका कहा जा सकता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपना नोट्स आप बना लीजिएगा। भारत के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ये भविष्य में भी किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना आपकी दृष्टिकोण में वर्तमान परिदृश्य में सार्थक है अथवा नहीं, और क्यों। थैंक यू एंड टेक केयर।